हेलो एंड वेलकम टू सिंपली जीएस। इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे 10 प्रोग्राम इफ एल्स के सी लैंग्वेज में। ये प्रोग्राम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट होंगे, मतलब यानी कि बिगनर लेवल पे चलेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे अपन, थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे, लॉजिकल ऑपरेटर लगाएंगे, उसके साथ साथ फिर अपन नेस्टेड इफ एल्स करेंगे। नेस्टेड इफ एल्स के साथ साथ थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ खेलेंगे। आखिरी में जाते जाते अपन फिर से जो प्रोग्राम है वो थोड़े छोटे छोटे प्रोग्राम लेके आएंगे और उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। यानी कि पहले स्टार्टिंग थोड़ी शुरुआत अच्छी करेंगे, मतलब थोड़े कम जिसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उसके बाद थोड़ा सा उसका रेंज बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको फिर से कम कर देंगे, जिससे आपके दिमाग का जो रोलर कोस्टर होता है ना, उसकी तरह ये चलता रहे। मतलब मज़ा आएगा ये 10 प्रोग्राम को करने में। आपको ना केवल मजा आएगा, बहुत कुछ सीख के जाएंगे। और सी प्रोग्रामिंग में अगर आपने 10 इफ एल्स के प्रोग्राम कर लिए और इस वीडियो को एक बार में अगर पूरा देख लिया तो आप एक बहुत अच्छे कोडर बन सकते हैं। मतलब ये इफ एल्स अगर आप एक बिगनर हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। क्योंकि इफ एल्स के जो शुरुआत लेवल पे जो प्रोग्राम होते हैं, जो दिक्कत होती है कि क्या इसमें ये भी कर सकते हैं, क्या इसमें इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्या ऐसा भी कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन के जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। वो सारे प्रोग्राम आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो भी मन में डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। यूट्यूब पे ऐसा कुछ भी नहीं है और जो दूसरों को सपोर्ट कर सकता है। सब 3 चीज़ें हैं, या तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट में आप लोग बातचीत कर सकते हैं। दूसरा तरीका, इंस्टाग्राम पे आओ, इंस्टाग्राम पे आके बातचीत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट सेक्शन में आपके जरिए और लोगों की भी मदद हो सकती है। तो इस बात को ध्यान में जरूर रखना। अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूरी नहीं कि केवल वो क्वेश्चन आपके मन में ही है, हो सकता है और लोगों के मन में हो, उन लोगों ने कमेंट ना कर पाया हो। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो हो सकता है आपने 100 लोगों का भला कर दिया है। तो सीधा अपन चलते हैं कोड एडिटर पे। कोड एडिटर पे जाके पूरा काम करते हैं, और स्पेशली इस वीडियो के लिए कोई भी आईडी को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं सीधे कोड एडिटर। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ प्रोग्राम लिख के रखे हैं। इन प्रोग्राम को अपन आज बनाएंगे इफ एल्स। सारे प्रोग्राम अपन इफ एल्स की मदद से बनाएंगे। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है ऑनलाइन कंपाइलर फॉर सी लैंग्वेज, और इसके बाद अपन सीधे आएंगे ऑनलाइन कंपाइलर के पास, और यहाँ पे अपन एक ब्लैक कलर का चालू कर लेंगे, और इसके बाद सीधा यहाँ पे अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहला जो अपना प्रोग्राम है वो है फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर के अंदर अपन 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। जैसे मान के चलिए आपको ए दिया 10, बी दिया 20, और आपसे पूछा जाएगा कि 2 नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो आपको यहाँ पे मालूम है कि बी अपना जो है वो बड़ा है, तो अपन को लिख के आना चाहिए कि बी इज़ द लार्जेस्ट नंबर। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, 2 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, ए और बी। इसके बाद अपन printf लिखेंगे, जिससे यूजर से बोलेंगे इंटर 2 नंबर ए एंड बी। इस तरीके से लिखने के बाद अपन स्कैनएफ लगाएंगे। स्कैनएफ किस लिए लगाते हैं, स्कैनएफ लगाते हैं अपन इनपुट को लेने के लिए, %d एंड एम% बोला जाता है इसको, %b। इस तरीके से अपने पास दोनों नंबर आ गए। अब अपन को क्या करना है, कंडीशन लगानी है। कंडीशन के अंदर चेक करना है कि कौन सा बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है तो क्या शो करा देंगे, अपन शो करा देंगे printf ए इज द लार्जेस्ट नंबर। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स वाली कंडीशन के अंदर अपन क्या शो करा देंगे, printf बी इज लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, अब इसको करते हैं रन, इंटर 2 नंबर। यहाँ पे एक काम करते हैं, नेक्स्ट लाइन लगाते हैं, और अब रन करते हैं, इंटर 2 नंबर 12 और 23। तो बी इज लार्जेस्ट नंबर सही आ गया। एक बार और करते हैं, 23 12, ए इज लार्जेस्ट नंबर। तो अपना जो है प्रोग्राम सही तरीके से चल रहा है। अब इसका जो कोड है वो भी मैं आपको साथ ही साथ प्रोवाइड करते चलूँगा। सबसे मैं पहले यहाँ पे Ctrl+C करता हूँ, और यहाँ पे आऊँगा, एक नई फाइल बनाऊँगा, और यहाँ पे लिख दूँगा कोड ऑफ प्रोग्राम। जो भी अपने पास प्रोग्राम है उन सबके कोड आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट प्रोग्राम।
और यहाँ पे कंट्रोल V, कोड कॉपी नहीं हुआ क्या, कंट्रोल A, कंट्रोल C और यहाँ पे चलते हैं कंट्रोल V। पहला कोड कंप्लीट। दूसरा कोड है अपने पास चेक गिवन नंबर इज इवन और ऑड। बहुत सिंपल कोड है। आपको एक नंबर लेना है, उस नंबर को चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। तो ये कैसे करेंगे अपन, बहुत ही सिंपल है। अपन कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे मान के चलिए 20 था, तो अपन को ये कैसे मालूम पड़ेगा इवन है या ऑड है। तो अपन को 20 को डिवाइड करते हैं 2 से। अगर उसका जो रिमाइंडर है वो अगर 0 के बराबर आ गया, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, अगर उसका रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया तो वो कौन सा है, इवन नंबर। और अगर वो 0 के बराबर नहीं आया तो वो कौन सा है, ऑड नंबर। बहुत ही सिंपल है कि 2 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो कौन सा है, इवन, नहीं तो ऑड। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 की जगह अपन को एक नंबर लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे थोड़ा अपडेट करते हैं और यहाँ पर भी थोड़ा चेंज करते हैं। तो अपने एक नंबर अपने पास इस तरीके से आ जाएगा। अब अपन को यहाँ पे कंडीशन चेंज करना है। यहाँ पे कौन सा रिमाइंडर ऑपरेटर लगाना है, 2 के साथ, कि ए को जब 2 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर है अगर 0 के बराबर आ गया तो क्या कर देंगे, ए इज इवन नंबर। और अगर ऐसा नहीं है तो ए क्या है अपना, ऑड नंबर। तो ए इज ऑड नंबर, यहाँ पे स्पेस, और बस अपना प्रोग्राम बन के तैयार है। कुछ गड़बड़ हो गई, देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है। यहाँ पे अपन ने सेमीकोलन नहीं लगाया। रन करते हैं। इंटर 2 नंबर नहीं था, इंटर नंबर करना था अपने को। इंटर नंबर जैसे 12 दिया तो एज इवन नंबर, जो अपन ने नंबर दिया वो अपना कौन सा है, ए की जगह अपन वैसे ए भी लिख सकते हैं, गिवन नंबर। और यहाँ पे अपन यहाँ पर भी लिख सकते हैं गिवन नंबर। अब करता हूँ रन। 12 गिवन नंबर इज इवन नंबर, और 5 गिवन नंबर इज ऑड नंबर। तो अपना प्रोग्राम जो है वो सही तरीके से चल रहा है। इसको भी करते हैं कंट्रोल A, कंट्रोल C, कॉपी। यहाँ पे आते हैं, दूसरा प्रोग्राम है तो यहाँ पे लिखते हैं सेकंड प्रोग्राम, और कंट्रोल V के साथ इंटर मारा, सेकंड V। तीसरा प्रोग्राम चेक वेदर द गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ एनी स्पेसिफिक नंबर। कोई भी आपके पास नंबर है, उस नंबर का आपको मल्टीपल चेक करना है कि जो भी नंबर यूजर ने दिया है, यूजर से एक नंबर लेना है, अपन ने एक नंबर ले ही रहे हैं, उस नंबर को अपन को चेक करना है कि ये वाला नंबर जो है पूरी तरीके से मल्टीपल है किसी स्पेसिफिक नंबर का या नहीं है। अब ये स्पेसिफिक नंबर कौन सा हो सकता है, स्पेसिफिक नंबर कोई भी हो सकता है जो आपके पास है। आपके पास मान के चलिए है 7 है, ठीक है, तो 7 नंबर है। अब 7 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, 7, 14, 21, 28, 35, इस प्रकार के इसके मल्टीपल होते हैं। तो अपन को ये चेक करना है कि जो यूजर नंबर दे रहा है वो उसका मल्टीपल है या नहीं है। तो यूजर ने अगर 12 दिया तो वो तो उसका मल्टीपल नहीं है, लेकिन एक चीज़ अपन को कैसे मालूम पड़ेगी, इस चीज़ के लिए भी अपन को वही करना पड़ेगा। जो भी नंबर आपका स्पेसिफिक नंबर है, जो भी स्पेसिफिक नंबर है, अपन एक काम भी कर सकते हैं वैसे कि स्पेसिफिक नंबर भी यूजर से ले सकते हैं और फिर उसके साथ कम्युनिकेट करवा सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक और बी नाम का वेरिएबल, और कंट्रोल C, कंट्रोल यहाँ पे V, और यहाँ पे कर देते हैं इसको B। यहाँ पे यूजर का नंबर हो जाएगा इंटर यूजर नंबर, और इंटर जो स्पेसिफिक है वो वाला नंबर, स्पेसिफिक नंबर, ठीक है, स्पेसिफिक कंट्रोल C नंबर, और इसको A को हटाते हैं, B को भी हटाते हैं। अब इस यहाँ पे B, बस इतना चेंज करने के बाद अपन को क्या करना है, अगर A को डिवाइड करने पे, अगर देखो जब अपन जैसे मान के चलो 14 है, 14 को अगर 7 डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा ना। 14 को अगर 7 डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। बिल्कुल उसी तरीके से अपन 2 नंबर ले रहे हैं, एक यूजर का नंबर, दूसरा वो स्पेसिफिक नंबर। तो किसी एक स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड करने पर अगर इसका रिजल्ट 0 आ गया तो जो हमारा जो स्पेसिफिक नंबर है वो उसका मल्टीपल है, नहीं तो वो मल्टीपल नहीं है। समझ में अगर नहीं आया तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन इस प्रोग्राम को एक बार ध्यान से देखो,
चेक वेदर गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ एनी स्पेसिफिक नंबर, कोई भी स्पेसिफिक नंबर है उसके अपन को मल्टीपल निकालना है। तो अपन को चेक करना है कि यूजर ने जो नंबर दिया है और जो अपना स्पेसिफिक नंबर है वो एक दूसरे के मल्टीपल हैं या नहीं है। तो बस उसी चीज़ को अपन क्या प्रोग्राम के रूप में कन्वर्ट करना है। तो अपन ये बोल देंगे गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ स्पेसिफिक नंबर। कब बोलेंगे? जब ए जो है, मतलब जैसे मान के चलिए ए की वैल्यू उसने कौन सी एंटर की, 28। अगर उसने 28 एंटर की और आपका जो स्पेसिफिक नंबर है वो क्या है, 7 है, तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। अब जब इसको ये डिवाइड करने के बाद अगर इसका रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ही मल्टीपल है। तो गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ स्पेसिफिक नंबर। और अगर ऐसा नहीं है तो गिवन नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ स्पेसिफिक नंबर। गिवन नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ स्पेसिफिक नंबर। ठीक है, बहुत ही समझाना सिंपल है। इसको करते हैं रन। इंटर यूजर नंबर, जैसे मान के चलो 12, और जो स्पेसिफिक नंबर है वो मैंने दिया है मान के चलिए 9। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, गिवन नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ स्पेसिफिक नंबर, क्योंकि किसी भी तरीके से 12 जो है 9 का मल्टीपल नहीं हो सकता है। अब रन करता हूँ इसको दोबारा, फिर से 12 एंटर करता हूँ, लेकिन इस बार स्पेसिफिक नंबर 3 एंटर करता हूँ। तो गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ स्पेसिफिक नंबर। तो आपका जो स्पेसिफिक नंबर है उसका मल्टीपल जो यूजर ने डाला है वो स्पेसिफिक नंबर के मल्टीपल है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा, ये वाला प्रोग्राम ही बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है वेब डेवलपमेंट में, जब कुछ अलग सी कॉम्प्लेक्स अपन को चीज़ें डालनी होती हैं। लेकिन ठीक है, अभी वो मैटर नहीं है अपना। और अभी मैं करता हूँ इसको कंट्रोल-A कंट्रोल-C, और यहाँ पे चलते हैं एज अ थर्ड प्रोग्राम। तीसरा था ना अपना, तीसरा प्रोग्राम, तीसरा थर्ड प्रोग्राम, कंट्रोल पेस्ट, और यहाँ पे आते हैं कौन सा प्रोग्राम है अब है अपना अरेंज 3 नंबर गिवन नंबर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले तो इसको करते हैं यहाँ से हटाते हैं और इसको भी हटा दें। 3 नंबर लेने ना, तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको समझाता हूँ कि करना क्या है। जैसे मान के चलिए कि आपके पास तीन नंबर हैं, 2, 1 और 3, और आपसे बोला गया कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले इसको मैं थोड़ा वाइड कर देता हूँ जिस समझ में देखने में आ जाए। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है 1 2 3, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उसका बड़ा, सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उसका बड़ा, और उसके बाद सबसे बड़ा। अब बात करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा, उससे पहले उससे छोटा, उसके बाद उसका छोटा। समझ में आ गया ना। असेंडिंग ऑर्डर छोटा बड़ा बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ा छोटा छोटा। ठीक है, 3 वेरिएबल अपन को इनपुट यूजर से लेने हैं। तो अपन इंटर यूजर नंबर, या फिर बोल सकते हैं इंटर नंबर A and B and C, 3 नंबर अपन क्या करेंगे, यूजर से ले लेंगे। %B और %C, 3 नंबर अपन ने यूजर से ले लिए। अपन को क्या करना है, इन तीनों को अरेंज करना है, मतलब जो लॉजिक है वो लॉजिक अपन को यहाँ पे बना के क्रिएट करना है। तो इसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है। अभी तक अपन ने जितने भी प्रोग्राम करिए उसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर यूज होने वाला है। सबसे पहली कंडीशन क्या रहेगी, सबसे पहली कंडीशन अपन करते हैं कि ए नाम का जो वेरिएबल है उसको चेक करते हैं कि अगर वो सबसे बड़ा है, ए नाम इस तरीके से करेंगे, ए का वेरिएबल अगर ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड अपन 2 एंड लगाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो 2 आप कंडीशन देने वाले हो, 2 या 4 जितने भी कंडीशन हैं, वो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। मस्ट कंडीशन हो जाती है कि ये ट्रू होनी ही चाहिए, तभी ये कोड अंदर का कोड चलेगा। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो अंदर का कोड रन नहीं होगा। ठीक है, अब ए को अपन चेक करेंगे, ए तो बी के साथ कर लिया, और ए को अपन किसके साथ चेक करना है, सी के साथ। ए की वैल्यू अगर बी से बड़ी है और सी से बड़ी है, दोनों से अगर बड़ी है, तब उसके बाद कोड अंदर जाएगा। तो इस
कंडीशन का क्या मतलब हुआ, इस कंडीशन का मतलब हुआ कि ए की वैल्यू बी से भी बड़ी हो चुकी है, सी से भी। अब जो खेल रह गया, जो असली कंपटीशन रह गया किसके बीच में, बी और सी नाम के वेरिएबल के बीच में रह गया। अब चेक होगा कि क्या बी की वैल्यू बड़ी है या सी की वैल्यू बड़ी है, उसी के बेस पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्रिएट होगा। तो इसी के अंदर भी लगाते हैं एक और इफ। इसके अंदर अपन चेक करेंगे अगर बी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू सी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ा ए, उससे छोटा बी और उससे छोटा सी। तो अपन क्या करेंगे, प्रिंट एफ, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर इक्वल टू %d, थोड़ा स्पेस देते हैं इनके बीच में, %d, और इसके बाद अपन को सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है, सी, उसके बाद उसका बड़ा कौन सा है, बी, उसके बाद उस सबसे बड़ा कौन सा, ए। ठीक है, इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। असेंडिंग की जगह मैं यहाँ पे कौन सा करूँगा, डिसेंडिंग, DESCENDING, डिसेंडिंग, और सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा, ए, उसके बाद उसका छोटा कौन सा, बी, उसके बाद उससे भी छोटा कौन सा, सी। ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं है कि जैसे अगर बी की वैल्यू सी से बड़ी नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि ए तो सबसे बड़ा है, उसके बाद बी की वैल्यू अगर सी से बड़ी नहीं है तो इसका मतलब सी की वैल्यू बी से बड़ी होगी। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएंगे, थोड़े से चेंज हो जाएंगे। तो इसको कर लेंगे कॉपी और यहाँ पे एक लगा देंगे एल्स कंडीशन। इफ एल्स के अंदर बस यही चीज़ तो आपको बेनिफिट देती है कि इफ एल्स की मदद से आप बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं, एक के अंदर एक नेस्टिंग लूपिंग आप कितनी बड़ी भी कर सकते हैं, जितनी बड़ी आप करना चाहते हैं उतनी बड़ी आप कर सकते हैं। तो मैं इसको करता हूँ कंट्रोल वी के साथ पेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इस बार भी ए की वैल्यू तो सबसे बड़ी रहेगी, लेकिन अब इस बार क्या होगा, इस बार बी की वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी। तो जहाँ पे सी था वहाँ पे बी आ जाएगा और जहाँ पे बी था वहाँ पे सी पहुँच जाएगा। अब बी की जगह पे सी की जगह पे बी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, जब अपना ए सबसे बड़ा था तब अपनी कंडीशन क्रिएट हो गई कि ए की वैल्यू सबसे बड़ी हो गई। उसके बाद अपन ने चेक किया क्या बी और सी के अंदर बी की वैल्यू बड़ी है, अगर बी की वैल्यू बड़ी है तो ए वाला असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर दिखा देना, अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब सी की वैल्यू बड़ी होगी, और अगर सी की वैल्यू बड़ी है तो ए वाला असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दिखा देना। अब इसी कोड को कर लेते हैं कॉपी और करेंगे इसी कोड को अपन किसके लिए यूज, बी और सी के लिए। सिर्फ यहाँ पे अपन को क्या करना है, एल्स लगाना है और ए की जगह यहाँ पे क्या कर देंगे बी, और यहाँ पे बी ग्रेटर देन सी, सबसे पहले बी ग्रेटर देन ए और बी ग्रेटर देन सी। अपन ने अब इस बार बी को चेक करेंगे क्या बी की वैल्यू ए से बड़ी है और बी की वैल्यू सी से भी बड़ी है। अगर ये कंडीशन मैच हो गई कि बी की वैल्यू ए से भी बड़ी है और सी से भी बड़ी है तो अब असली कंपटीशन किसके बीच में रह जाएगा, ए और सी के बीच में। अगर ए की वैल्यू सी से बड़ी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ा बी, उससे छोटा ए, उससे छोटा सी। तो अभी क्या हो जाएगा, जहाँ पे ए था उस जगह पे क्या करना है सी, और जहाँ पे सी था उस जगह पे करना है ए। नहीं, एक्चुअल में क्या हो गया कि बी की वैल्यू यहाँ पे सबसे बड़ी, यहाँ पे ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर चेक कर लेते हैं। सबसे बड़ी बी, उससे छोटा ए और उससे छोटा सी, इस जगह पे रहेंगे तो ए वाली कंडीशन वैलिड रहेगी। तो असेंडिंग ऑर्डर किस ऑर्डर में चलता है कि सबसे छोटी सबसे पहले, सबसे पहले, उसके बाद उसकी बड़ी और उसके बाद उससे भी बड़ी। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ी सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी और उसके बाद उससे भी छोटी। ये अपना क्या हो गया, ए ग्रेटर देन सी। अब इस वाले के लिए क्या लगेंगे, एल्स वाले के लिए, कि अगर ए की वैल्यू अगर सी से बड़ी नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी की वैल्यू ए से बड़ी है। ठीक है, तो बी सबसे बड़ा, उससे छोटा सी, उससे छोटा ए, तो इसके अंदर ए वाला ऑर्डर रहेगा। तो इसके लिए अपन असेंडिंग में पहले सबसे छोटा लिखना होता है, सबसे छोटा ए, उससे बड़ा सी, उससे बड़ा बी। डिसेंडिंग ऑर्डर में बी सबसे बड़ा, बी अपना सबसे बड़ा, उससे छोटा क्या है सी, उससे छोटा सी, उससे छोटा ए, उससे छोटा ए। ठीक है, अब इसी तरीके से अपन को क्या करना है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट और यहाँ पे अपन को एल्स इफ लगा के, अब ए के लिए भी हो गया, बी के लिए भी हो गया, अब अपन को सी के लिए करना है। सी की वैल्यू बी से भी बड़ी होनी चाहिए और सी की वैल्यू ए से भी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब सी की वैल्यू तो चलो बी और ए दोनों से बड़ी हो गई, लेकिन अब जो कंपटीशन रह जाएगा वो रह जाएगा ए और बी के बीच में। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है
तो इसका मतलब क्या होगा कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई सी, उससे छोटी वैल्यू कौन सी ए, उससे छोटी वैल्यू बी। तो ये वाला ऑर्डर चलेगा। तो अपन को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या करना होता है, सबसे पहले सबसे छोटी, उसके बाद उसकी बड़ी, उससे बाद उससे बड़ी। और इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे भी छोटी। और सबसे अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे कौन सी कंडीशन हो जाएगी कि अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि बी की वैल्यू ए से बड़ी है। तो सबसे बड़ी सी, उससे छोटी बी, और इस तरीके से सबसे बड़ी बी, उससे सबसे बड़ी सी, उससे छोटी बी, उससे छोटी ए। तो इस तरीके से काम चलेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर क्रिएट करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में क्या, सबसे पहले सबसे छोटी कौन सी ए, उसके बाद उसकी बड़ी यानी कि बी, फिर सी, और फिर आओ नीचे में क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ी कौन सी सी, फिर उससे छोटी, फिर उससे, ठीक है। तो इस तरीके से अपना क्रिएट हो गया। अब इसको रन करके चेक करते हैं। इंटर नंबर ए बी एंड सी, तो 1 2 3 असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3। इसमें क्या करता हूँ मैं, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वैसे मुझे स्पेस देना चाहिए सबके साथ, या स्पेस देने से क्या है कि थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। रिजल्ट तो अपना सही आया, लेकिन फिर भी एक बार स्पेस दे के देखते हैं, क्योंकि थोड़ा अच्छा भी तो दिखना चाहिए यार। ठीक है, अब करते हैं रन। 1 2 3 क्या हो गया है, 1 2 3। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3। यहाँ पे आके देखते हैं। देखो असेंडिंग ऑर्डर क्या आना चाहिए था अपना 1 2 3, जो कि आ रहा है अपने पास। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या आना चाहिए था 3 2 1, वो भी अपने पास आ रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर 3 2 1। तो इस तरीके से जो है अपन ए वाला प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको करते हैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहाँ पे चलते हैं, कौन सा प्रोग्राम था ये, 4th नंबर का। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 4th प्रोग्राम, और करते हैं कंट्रोल वी के साथ पेस्ट। ठीक है, अब 5वें नंबर का अपन प्रोग्राम देखना है। कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट टू आइडेंटिफाई रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मालूम नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले इसको मुझे करना पड़ेगा डिलीट। अभी पूरा बहुत बड़ा कोड हो गया यार ये तो। इसको किस तरीके से मैनेज करूं पूरा, हाँ ठीक है अभी सही है। रिटर्न 0 और सेमीकोलन। तो अपन को अभी क्या करना है, अभी अपन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ तरीके से लिखा जाती है ax² + bx + c। तो मैं सबसे पहले आपको क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, किस तरीके से काम करती है। 1 सेकंड के अंदर एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके बाद समझाता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस प्रकार की होती है ax² + bx + c। इसके अंदर आप जो 3 वेरिएबल देख रहे हैं a b c, इनको बोला जाता है कोफिशिएंट। और इसको निकालने का एक फॉर्मूला है। इसके अंदर क्या निकालते हैं अपन, रूट निकालते हैं। और रूट निकालने का एक फॉर्मूला है, इसको बोला जाता है -b ± रूट, यहाँ पे एक रूट का साइन होता है, और b² - 4ac अपॉन 2 × a। कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से अपन रूट निकालते हैं। अब यहाँ पे 2 रूट निकलते हैं बेसिकली। देखो अगर और जो रूट निकलते हैं वो रूट की जो वैल्यू है वो पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये जो आप देख रहे हैं ना b² - 4ac, रूट की वैल्यू पूरी तरीके से इसके ऊपर डिपेंड करती है। 1 सेकंड के लिए अपन क्या करते हैं, इस पूरे b² - 4ac को x से डिनोट करते हैं कि जो x है वो b² - 4ac है। अब एक किस तरीके से डिपेंड करती है कि अगर x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, x की वैल्यू यानी कि b² - 4ac की जो वैल्यू है अगर वो 0 से बड़ी है तो अपने रूट बोले जाते हैं कि रूट आर अनइक्वल, अलग अलग रूट आते हैं। अभी रूट किस तरीके से डिफाइन होते हैं वो समझाता हूँ आपको।
रूट कुछ इस तरीके से डिफाइन होते हैं। जब R1 निकाला जाता है तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। जब R2 निकाला जाता है तब ये माइनस बी के बाद यहाँ पे प्लस का साइन लगाया जाता है। तो इसीलिए क्या माना जाता है कि जो रूट्स हैं अनइक्वल हैं जब x की वैल्यू यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस 4AC है जब उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है। तो यहाँ पे अगर एक और नोट करूँ कि अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो अपने जो रूट्स हैं उनको माना जाता है कि अपने रूट्स इमेजिनरी हैं। कौन से? इमेजिनरी रूट के अंदर क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, एक ए वाला माइनस बी अपॉन 2A और दूसरा वो वाला जिसके अंदर बी स्क्वायर माइनस मतलब कुछ इस प्रकार से जैसे 2 + 4i। अब जो i है ना, i यहाँ पे आपको डिनोट करने का मौका देता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है, एक पार्ट अपना रियल पार्ट है, दूसरा पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट। दो पार्ट अपने बन जाते हैं किसी भी उसके, लेकिन ये अपना जाना मोटिव नहीं है कि ये किस तरीके से काम करता है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपना मोटिव है कि इस प्रोग्राम को बनाना है, इस प्रोग्राम को पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से बनाना है। अपन सीधे चलते हैं यहाँ पे और एक एक करके अपन पूरा कोड लिखते हैं। बस आपको जो बेसिक था वो मुझे बताना था कि जो अपना x है जिसको अपन बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4AC जिसे बोलते हैं, x की वैल्यू अगर 0 है तो रूट्स जो हैं वो इक्वल माने जाते हैं, रूट्स आर इक्वल। और x की वैल्यू अगर 0 नहीं है, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल लेते हैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये तो थे रियल वाले के, लेकिन अगर x की वैल्यू लेस देन अगर 0 हो गई तो रूट्स क्या बन जाते हैं अपने इमेजिनरी। बस इतना इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है स्क्वायर रूट वाले का। अब इस प्रोग्राम को अपन बनाते हैं। सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन को डबल नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेंगे। अब डबल नाम से क्यों कर रहे हैं, बेसिकली अपन 3 वेरिएबल जो इसको कॉफिशिएंट है वो तो अपन डिक्लेयर कर सकते हैं ABC के नाम से, लेकिन बाकी के वेरिएबल का अपन को मालूम नहीं है कि अपना जो रिजल्ट है वो पॉइंट के रूप में आने वाला है या किस तरीके से आने वाला है। तो डबल नाम से अपन डिक्लेयर करते हैं। और एक नया कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मिलेगा कि डबल को किस तरीके से उसका जो डेटा टाइप है वो किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे मैं A, B और C, एक x नाम से वेरिएबल जो डिस्क्रीमेंट, एक R1 जो रूट होगा और इसके बाद R2 जो एक और रूट बनेगा अपना वो वाला, और एक ले लेते हैं रियल और इमेजिनरी। 2 नंबर है ना अपने पास, एक रियल पार्ट आएगा एक इमेजिनरी पार्ट आएगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इंटर दी कोएफिशिएंट ऑफ A एंड B एंड C। इसके बाद स्कैनएफ के बाद परसेंट और यहाँ पे LF, इस तरीके से परसेंट LF, एक और अपन लेना है परसेंट LF। इसके बाद एंड ऑपरेटर A, एंड ऑपरेटर B और एंड ऑपरेटर C। इस तरीके से अपन को तीनों नंबर को जो है वो इनपुट की तरह लेना है। इसके बाद x के अंदर क्या करेंगे अपन, बी स्क्वायर माइनस 4AC जो उसका फॉर्मूला था ना उसको अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। b इंटू बी माइनस 4 इंटू A इंटू C। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू अपन ने किसके अंदर दे दी, जो x नाम का वेरिएबल है इसके अंदर। अब अपन क्या करेंगे, अब इस x वाले वेरिएबल के हिसाब से अपन अरेंज करेंगे, जो अपन रूट है उसको निकालेंगे x वेरिएबल के हिसाब से। सबसे पहली कंडीशन कौन सी, कि जिसके अंदर क्या है, कंडीशन 4 रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अब ये वाली कंडीशन क्या बोलती है, ये बोलती है कि अगर इफ़ की वैल्यू मतलब जो x है, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो अपन क्या कर देंगे, तो अपन R1 निकालेंगे कुछ इस तरीके से, माइनस बी, इसके अंदर एक ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट जो फंक्शन है वो इस हेडर फाइल से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता है। अपनी हेडर फाइल किसके लिए है, केवल इनपुट आउटपुट के लिए।
जो जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन हैं वो फंक्शन एक और हेडर फाइल है दूसरी जिसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, उस हेडर फाइल का नाम है math.h। इस हेडर फाइल के अंदर मैथ के सारे फंक्शन इंक्लूड हैं, चाहे वो स्क्वायर रूट, साइन, लॉग, सारे फंक्शन इसके अंदर इंक्लूड हैं। अब स्क्वायर रूट अपन किसका निकालना चाहते हैं, एक्स नाम के वेरिएबल का, और इसको अपन क्या करेंगे 2 × a। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था -b + -√b² - 4ac, अपन उसी को करने वाले हैं। एक r1 निकालने वाले हैं, एक r2 निकालने वाले हैं। ये निकाल लिया अपन ने r1, और इसी तरीके से अपन क्या करेंगे एक r2 निकाल देंगे। बस इसको कॉपी करना है, और इसको कॉपी करने के बाद Ctrl+V, और जहाँ पे अपन ने प्लस किया था ना उसी जगह पे अपन को बस माइनस कर देना है। यहाँ पे -b -√(x) / 2 × a। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो अपने रियल ए वाला सबसे पहले दूसरे नंबर का ए वाला अपना कंडीशन फुलफिल हो गया। अब अपन को दो कंडीशन और लगानी है, एक रूट्स इक्वल, एक दूसरी रूट्स इमेजिनरी। ये दो कंडीशन अपन और लगाते हैं। एल्स इफ, इसके अंदर क्या करेंगे, x की वैल्यू को चेक करेंगे कि अगर ये 0 के बराबर है, अगर ये 0 के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो √b² - 4ac है इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, अब 0 हो चुकी है। तो अब बाकी का जो बचा हुआ है केवल उसी का अपन को मेन काम करना है। तो यानी कि जो रूट जो r1 = r2 दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसको यहाँ पे देखो ना, अगर a वाली वैल्यू अगर 0 हो गई तो यहाँ पे जहाँ प्लस कर दो या माइनस कर दो, मतलब 0 को या फिर तो ऐड करो या माइनस करो, दोनों ही रिजल्ट तो सेम ही रहेगा, रिजल्ट तो चेंज नहीं होने वाला ना। तो इसलिए r1 और r2 की यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। अब वैल्यू क्या होगी, वैल्यू कुछ इस प्रकार से होगी -b / 2 × a। फार्मूला जो था उस फार्मूले को अपन ने अप्लाई कर दिया, और प्रिंट एफ भी कर देते हैं। जो रूट अपने पास आया है r1 r2 उसको अपन क्या कर देते हैं, प्रिंट r1 = r2 और %2 .2lf। 0.2lf अपन क्यों लगाते हैं, बेसिकली जब अपन को कोई भी 2 डिजिट तक, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक जब आपको कोई वैल्यू रखनी होती है तो अपन क्या करते हैं, r1 की वैल्यू अपन यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। जब भी अपन को पॉइंट के बाद 2 वैल्यू रखनी होती है तो अपन 0.2lf लगा देते हैं। इसी तरीके से अपन एक प्रिंट एफ यहाँ पे करा देंगे इस जगह पे। यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था r1 और r2 दोनों की अलग अलग वैल्यू हैं, तो यहाँ पे अपन को 2 लेने पड़ेंगे %। ये थोड़ा समझने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा है नहीं जितना ज़्यादा ये लगता है। सबसे पहले जब मैंने इसको पहली बार किया था ना तब थोड़ा मुझे भी लगा था कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको करता चला गया वैसे वैसे मुझे समझ में आया कि असल में ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट था। बस इसको 1-2 बार कोड को लिखना पड़ता है आपको बस। इसके बाद जो आखिरी कंडीशन है, 3 कंडीशन आती हैं अपने पास, 2 कंडीशन अपनी फुलफिल हो चुकी हैं, तो आखिरी कंडीशन कौन सी बची है, x की वैल्यू <0 हो सकती है। तो इसके अंदर अपने पास 2 पार्ट हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी, जो अपन ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं। तो रियल के लिए अपन क्या करेंगे, रियल -b / 2 × a। तो ये रियल पार्ट हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा अपना कौन सा, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट में अपन क्या करेंगे, स्क्वायर रूट किसका निकालेंगे, ये जो माइनस में आया है ना उसको अपन और ज़्यादा माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो क्या करना है, -b -√b² - 4ac। जो b² - 4ac की वैल्यू को क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करके अपन इस तरीके से कर देंगे 2 × a। तो इस तरीके से जो है अपना इमेजिनरी पार्ट बन के निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक, अब करते हैं प्रिंट एफ। अपन को जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है इन दोनों को करना है प्रिंट। सबसे पहले r1 = %.2lf इस तरीके से
और लेकिन इसके साथ अपन को एक आई लगाना पड़ेगा। आई क्यों लगाना पड़ेगा? जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो हमेशा आई के साथ ही लिखा जाता है। इसके अंदर R1 R2 इक्वल टू इमेजिनरी। मैं एक बार चला के देखता हूँ क्या गड़बड़ आ रही है। कुछ इसके अंदर कॉल्ड बी इज नॉट अ फंक्शन, बी इज नॉट अ फंक्शन माइनस बी। यहाँ पे अपन ने क्या किया है, यहाँ पे अपन ने डिवाइड का साइन नहीं लगाया था। अभी बी यहाँ पर भी डिवाइड का साइन नहीं लगाया था। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट लाइन। इस कोड में बहुत टाइम लग गया। 1 2 3 1 2 3 R1 की वैल्यू निकल के आ गई -1.00 आई। R2 की वैल्यू इमेजिनरी, कहीं पे गड़बड़ है, IMAG। R2 की वैल्यू अपन ने इमेज अकेले लिख दिया, अपन को यहाँ पे %.2LF लिखना था। मैं इसको करता हूँ रन। 1 2 3 R1 और R2 की दोनों वैल्यू अपनी सही तरीके से निकल के आ गई हैं, लेकिन इमेजिनरी इसको आई करते हैं। लेकिन अभी पता क्या है, अभी एक दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है? वो दिक्कत ये है कि इसके अंदर अपन को जो प्रिंट करना है आउटपुट, वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के फॉर्म में करना है। किस तरीके से? जैसे 2 + 4i लिखा है ना, बिल्कुल इस तरीके से अपन इसी फॉर्म में अपन को प्रिंट करना है। तो इस पूरे लाइन को अपन थोड़ा दोबारा से मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से करना है। जब उन सबसे पहले कोट लगाओ, कोट लगाने के बाद R1 इक्वल टू %.2LF। इससे क्या होगा, जो R1 की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, प्लस अपन को क्या करना है, %.2LF। अब एक किसके लिए, यहाँ पे अपन को डिफ्रेंशिएट करना है रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को, रियल पार्ट को एंड इमेजिनरी पार्ट को, तभी अपन को मालूम पड़ेगा, वरना अपन को मालूम पड़ेगा ही नहीं कि अपन को किस तरीके से करना है। एंड R2 इक्वल टू बिल्कुल इसी तरीके से %.2LF प्लस %.2LF और आई का साइन। तो इस तरीके से जो है अपन प्रिंट कर देंगे। आई किसके लिए लगा रहे हैं अपन? आई लगा रहे हैं हमेशा अपन इमेजिनरी पार्ट के लिए। तो अपना कर देंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट, फिर से रियल और इमेजिनरी पार्ट। अब कराते हैं इसको दोबारा से प्रिंट। 1 2 3 R1 की वैल्यू कौन सी, -1.00 प्लस 1.41, और R2 की वैल्यू -1.00 प्लस 1.41 आई। यहाँ पे अपन ने आई मिसिंग कर दी है, इसको एक बार फिर से यहाँ पे आई लगाना था। 1 2 3 देखो इस तरीके से जो है अपना आउटपुट मिल जाएगा, एक बार माइनस और एक बार प्लस। कुछ इस तरीके से जो है अपना आउटपुट, माइनस कहाँ नहीं लगाया अपन ने, इस जगह पे माइनस लगाना होता। 1 2 3 दोबारा से रन करते हैं, क्या गड़बड़ हो गई। 1 2 3 तो अपना जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मैं समझ सकता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, मतलब एक बिगिनर के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और जब मैंने भी इसको पहली बार किया था तब मेरे लिए भी था, लेकिन अभी मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसके अंदर जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि अगर आपने कभी फिजिकल इस प्रोग्राम मतलब इस ऐसा कोई भी सॉल्यूशन किया है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है, तो आपको ये समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कि एक रूट प्लस का आता है, दूसरा रूट माइनस का आता है। बिल्कुल उसी चीज़ को अपन को प्रोग्राम के रूप में प्रेजेंट करना था, तो अपन को जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसका अपन को ध्यान रखना पड़ता है।
एक बार आप ये प्रोग्राम खुद से लिख के देखेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। तो प्रोग्राम कौन सा था, ये 5वें नंबर का। तो अपन यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फिफ्थ प्रोग्राम भी अपना कंप्लीट हो गया। कंट्रोल A, कंट्रोल C, फिफ्थ प्रोग्राम कंप्लीट। अब चलते हैं 6 पे। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट ग्रेड्स बेस्ड ऑन एवरेज मार्क। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोग्राम है। अब एक कठिन प्रोग्राम के बाद आपके पास एक सिंपल प्रोग्राम आ गया है। तो इस सिंपल प्रोग्राम को अपन बना लेते हैं। आपको क्या करना है, जो मार्क्स हैं M1, M2, M3 मान सकते हैं कि जो आपको सब्जेक्ट होते हैं ना, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर आपको कुछ नंबर मिले हैं। आपके पर्टिकुलर रोल नंबर के हिसाब से उन नंबर को अपन को एवरेज निकालना है और एवरेज निकाल के उसको कैलकुलेट करके कुछ आपको ग्रेड देनी है, A, B, C, जो भी आप ग्रेड देना चाहते हैं वो ग्रेड आप दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल ये प्रोग्राम होने वाला है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, एक रोल नंबर, दूसरा वेरिएबल कौन सा अपन मान लेते हैं, M1, M2 और M3। M1, M2, M3 किसके लिए हो जाएंगे, मार्क्स, जो अपन को नंबर मिलेंगे ना। और उसके बाद अपन एक ले लेते हैं टोटल, और इसके बाद एक फ्लोट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं एवरेज। क्योंकि मतलब एवरेज तो अपन जब निकालेंगे तो आपको मालूम है कि एवरेज कुछ भी हो सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है, बिना पॉइंट के भी आ सकता है। कई बार आपने ऐसी परसेंटेज देखी होगी कि 67.2 या 68.2 आपकी परसेंट बनी है, कुछ ऐसी आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिंट एफ इंटर रोल नंबर, इसके बाद स्कैन एफ, उस रोल नंबर को अपन क्या कराएंगे, रोल नंबर। अपन ने रोल नंबर ले लिया। अब अपन को जो सब्जेक्ट हैं उन तीनों सब्जेक्ट के मार्क को इंटर कराना है। यहाँ पे करा दें प्रिंट एफ इंटर मार्क्स ऑफ योर सब्जेक्ट। मतलब इसमें सीधा ये है कि उसको केवल अपने डिटेल डालनी है और डिटेल डालने के बाद उसको पूरा रिजल्ट निकल के आ जाएगा कि उसका कितना परसेंटेज बन के तैयार है या कितनी ग्रेड उसको मिल रही है। ठीक, फिर स्कैन एफ में अपन को क्या करना है, तीनों सब्जेक्ट के जो मार्क हैं उनका अपन को इनपुट की तरह लेना है। इनपुट की तरह किस तरह लेंगे, %D, कुछ गड़बड़ हो गई, %D और यहाँ पे M%A, एक नहीं, M1, M%M2 और M%M3। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, तीनों सब्जेक्ट के जो मार्क हैं उनका अपन ने इनपुट की तरह ले लिया। अब जो टोटल वेरिएबल है उसके अंदर क्या करेंगे, M1 + M2 + M3। तो यानी कि जो तीनों सब्जेक्ट के जो मार्क हैं उनको अपन ने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद जो एवरेज नाम का वेरिएबल बनाया था उसमें अपन क्या कर देंगे, टोटल / 3। आपने हमेशा देखा होगा कि अगर किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना है तो जितने नंबर ऑफ क्वांटिटी है उससे आपको डिवाइड करना होता है। जैसे अगर मान के चलो 10 नहीं 5 अगर आम है, 5 आम है और उसको अगर आपको कुछ ऐसा मान के चलो कि तीन लोग हैं, 3 लोगों के पास 3 रुपए हैं, 9 रुपए हैं। अब आपसे बोला जाए कि एवरेज निकालना है कि सबको बराबर रुपए मिले, तो आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब आपको एवरेज, जैसे आपके 3 लोग हैं और उनके पास अगर 12 रुपए हैं, तो उसका आपसे बोला गया कि आपको फिर से इनको इस तरीके से डिवाइड करो कि बराबर रुपए पहुंच जाए। तो आप क्या करेंगे, उस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिजल्ट आएगा, तो आप 4 रुपए तीनों लोगों को दे देंगे तो बराबर पहुंच जाएगा। तो एवरेज के लिए क्या होता है, टोटल और टोटल में से जितने नंबर ऑफ चीज़ें हैं उसको अपन को डिवाइड करना होता है। ठीक, अब आता है इफ एल्स का असली काम कि किस तरीके से अपन को चीज़ों को करना है। कि अगर इफ एवरेज की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है 60, अगर एवरेज की वैल्यू अगर 60 से बड़ी है तो अपन क्या करा देंगे, प्रिंट एफ कि आपको कौन सी ग्रेड मिली है, आपको ग्रेड ए मिली है। इसी के अंदर दूसरी आएगी एल्स इफ। एल्स इफ क्या बताती है, एल्स इफ बताती है कि जो एवरेज की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है एंड
एंड ऑपरेटर किसके लिए लगाते हैं, जब अपन को दोनों कंडीशन ट्रू कराना होती हैं तब। इसके अंदर दूसरी कंडीशन क्या है कि जो एवरेज की वैल्यू है वो लेस देन 60 है। जब इस प्रकार की अगर कोई कंडीशन आती है तो क्या करा दो आप कि जो आपको जो कंडीशन मिली है, मतलब यानी कि जो आपको ग्रेड मिली है वो ग्रेड क्या है, बी है। printf ग्रेड बी। इसके बाद तीसरी कंडीशन, मतलब यहाँ पे आप कंडीशन तो वैसे कितनी भी दे सकते हैं, लेकिन एक तीसरी कंडीशन एक और ले लेते हैं अपन, एल्स इफ। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर बोलते हैं कि अगर एवरेज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, एंड किसके लिए, दोनों कंडीशन ट्रू कराने के लिए। एवरेज की वैल्यू अगर लेस देन 50 है तो क्या कर दो, तो आप यहाँ पे शो करा दो printf ग्रेड सी, और इसके बाद कोई ग्रेड नहीं, इसके बाद डायरेक्ट कर देंगे उसको फेल। इसके बाद सीधा अपन क्या कर देंगे, उसके बाद सीधा कर देंगे उसको फेल। बस केवल इतना करना है और रन करना है। इंटर रोल नंबर 123, मार्क्स ऑफ योर सब्जेक्ट 1 2 3, फेल। और 1 2 3 तो आप समझ सकते हैं, 1 + 2 + 3 6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 तो होगा ही नहीं। मैं इसको एक बार 100 के हिसाब से करता हूँ। रोल नंबर 123, मार्क्स ऑफ योर सब्जेक्ट 87 35 65, तो आपको ग्रेड ए मिलेगी। फिर चलते हैं 55 55 55, तो अपन को ग्रेड बी मिलेगी। तो यानी कि वो सही रिजल्ट तो सही दे रहा है। एक बार और देख लेते हैं, 123 45 45 45, ग्रेड सी। तो अपना जो रिजल्ट है वो सही तरीके से आ रहा है, जिस तरीके से अपना एक्सपेक्टेड था। ये वाला प्रोग्राम तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था कि अपन को किस तरीके से ग्रेड निकालना था किसी भी आपको एवरेज मार्क के हिसाब से। तो इसको करते हैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी। कौन सा नंबर का प्रोग्राम है, 6वें नंबर का। तो 6 प्रोग्राम और अब चलते हैं 7th पे, एक्सेप्ट यूजर मैरिटल स्टेटस जेंडर एज टू चेक इफ सी और ही एज एलिजिबल फॉर मैरिज और नॉट। यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले मैरिटल स्टेटस लेना है, उसका जेंडर लेना है, फिर उसकी एज लेनी है और पूछना है, मतलब पूछना नहीं, उसको बताना है कि वो एलिजिबल है या नहीं है, उसको मैरिज करनी चाहिए अभी या फिर वो नहीं कर सकता मैरिज। कुछ इस प्रकार का अपन को प्रोग्राम क्रिएट करना है। तो ये वाला प्रोग्राम अपन किस तरीके से क्रिएट करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल ए, इसको डिलीट और इसको रीलोड कर देता हूँ। यहाँ पे इसको बंद करते हैं। ये वाला प्रोग्राम बहुत ही यहाँ सिंपल हो सकता है, क्योंकि अगर आपको स्क्वायर रूट वाला प्रोग्राम समझ में आ गया तो ये वाले प्रोग्राम तो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा छोटे प्रोग्राम हैं। इंट एज, सबसे पहले अपन एज, और इसके अलावा अपन को कैरेक्टर के रूप में क्या चाहिए, उसके मैरिटल स्टेटस और उसका जेंडर। मेल फीमेल तो कैरेक्टर के रूप में ही लेंगे ना, और जेंडर भी उसका मेल फीमेल ही हो सकता है। मैरिटल स्टेटस की बात करूँ तो या तो वो मैरिड होगा या फिर वो अनमैरिड हो सकता है। तो उससे printf, उससे बोलेंगे इंटर मैरिटल स्टेटस, अपना मैरिटल स्टेटस डालो, जेंडर डालो और अपनी एज डाल दो। ठीक है, तीनों चीज़ें आप डाल दो कि आप मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, आपका जेंडर क्या है और आपकी एज क्या है, और इन तीनों चीज़ों को अपन क्या करा लेंगे, इनपुट ले लेंगे। स्कैनf मैरिटल स्टेटस %c, सबसे पहले अपन को इस तरीके से कोड लगाने पड़ेंगे। जेंडर के लिए भी %c और %d किसके लिए, एज के लिए। तो m% मैरिटल स्टेटस, मैरिटल, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, MS कर देते हैं, इतना बड़ा बार बार कौन लिखेगा यार।
MS और M% जेंडर, इसको M% एज। तो इस तरीके से जो है अपन ने मैरिटल स्टेटस भी ले लिया उससे, और उसकी जेंडर भी ले लिया और एज भी ले लिया, तीनों चीज़ें अपने पास आ गई। अब अपन क्या करेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे कंडीशन की, अगर उसका मैरिटल स्टेटस यानी कि जो MS की वैल्यू है इक्वल टू, अगर मैरिड है यानी कि M है, तो M का मतलब क्या होता है, अगर वो मैरिड है। इसमें पहले तो अपन सिंगल कोड देना पड़ेगा क्योंकि सिंगल कैरेक्टर है ना, सिंगल कैरेक्टर के लिए सी लैंग्वेज में इस तरीके से लिखना ही पड़ता है। प्रिंट एफ कर देंगे, यू कैन नॉट मैरी बिकॉज यू आर मैरिड, यू कैन बिकॉज यू आर ऑलरेडी मैरिड। तो एम का मतलब है कि पहले से ही मैरिड है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर वो मैरिड नहीं है, तो अपन क्या कराएंगे, तो अपन बोलेंगे एल्स इफ, अगर वो ऐसा कुछ डालता है कि मैरिटल स्टेटस जो उसका है MS इक्वल टू अनमैरिड, यू डाल देता है, M और U के रिस्पेक्ट में उससे बात कर रहे हैं कि अगर M है तो मैरिड, U है तो अनमैरिड। अगर वो ऐसा कुछ डालता है तो उसको क्या शो कराएंगे, फिर उससे पूछेंगे कि आपका जेंडर क्या है, कि अगर उसका जो जेंडर है वो क्या है, मेल है। इसको फिर से मैंने डबल कोट कर दिया, सिंगल कोट करना चाहिए, यहाँ पर भी मुझे सिंगल कोट ही करना चाहिए था। उससे पूछेंगे अगर उसका जेंडर मेल है तो मेल के लिए एक पर्टिकुलर एज है 21, कि अगर उसकी एज अगर 21 है, नेस्टेड इफ एल्स कर रहे हैं अपन, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, नेस्टेड इफ एल्स। जितना ज़्यादा हम नेस्टेड इफ एल्स करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। किसके लिए, इफ एल्स के लिए। इफ एल्स के जितने भी प्रोग्राम हैं वो आप आसानी से बना सकते हैं अगर आपने नेस्टेड इफ एल्स कर लिया तो। मेल के लिए एज कितनी रहती है 21, अगर उसकी एज 21 या 21 से ज़्यादा है तो आप उसको शो करा देंगे यू कैन मैरी। अगर उसकी ऐसी नहीं है, मतलब एज अगर 21 से ज़्यादा नहीं है, तो अपन उसको एल्स क्या शो कराएंगे कि यू कैन नॉट मैरी। तो इसी को करते हैं Ctrl+C, इसको करते हैं Ctrl+V, और यहाँ पे लिख देते हैं यू कैन नॉट मैरी। तो ये तो बात हो गई अपने जेंडर मेल के लिए। अब बात आती है जेंडर फीमेल के लिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना इन करली ब्रैकेट का, ये जो एल्स है ये यहाँ पे बंद हो रहा है, ये वाला एफ यहाँ पे बंद हो रहा है, ये वाला जो जेंडर यहाँ पे बंद हो रहा है ना, इसके बाद अपन को क्या करना है, एक एल्स इफ लिखना है, एक एल्स इफ लिखना है, जिसके अंदर अपन क्या पूछेंगे, अपन पूछेंगे जो जेंडर है वो अगर आपका फीमेल है, यानी कि अगर एफ है, तो आपसे फिर एज पूछी जाएगी कि उसकी जो एज है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो आप क्या बोल दो, तो आप उससे बोल सकते हैं कि यस यू कैन मैरी। तो यहाँ पर से करते हैं इसको कॉपी और इसको करते हैं पेस्ट, और वरना एल्स के अंदर अपन को बोलना है यू कैन नॉट मैरी, तो यहाँ पे इसको Ctrl+V, यू कैन नॉट मैरी। तो ये अपना जेंडर फीमेल के लिए भी कंप्लीट हो गया। अब लेकिन बात आती है कि ये जैसे अगर मान के चलिए कुछ ऐसा कुछ उसने आउटपुट इनपुट डाल दिया कि जो वैलिड ही नहीं है, तो अपन क्या शो कराएंगे, तो अपन उसको शो कराएंगे कि यू इनवैलिड इनपुट जेंडर, इनवैलिड मैरिटल स्टेटस, को जिस प्रकार से अपन जो है शो करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पता सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने जो करली ब्रैकेट लगा रहे हैं ना, इनका ध्यान रखना चाहिए आपको कि कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ पे अपना करली ब्रैकेट शुरू हुआ, इस जगह पे इसका शुरू हुआ, इस जगह पे इसका शुरू हुआ, तो इस वाले का तो इस जगह पे ख़त्म हो गया, एल्स का यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हो गया, और यहाँ पे फिर एक इसका ख़त्म हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ इस जेंडर वाले का है, लेकिन अभी भी इस वाले का मतलब एक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे फिर इसका शुरू हुआ एल्स इफ जेंडर वाले का, यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पे इसके साथ इसका ख़त्म हो गया, इसके साथ इसका ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब जो जेंडर एफ वाला है ना, इसका इस जगह पे ख़त्म हुआ, तो इस जगह पे अगर इसका ख़त्म हुआ तो अपन को कौन सा लगाना है, अब लगाना है, अब जो अपन एल्स लगाने वाले हैं, ए वाला एल्स किसके साथ लगेगा, ए वाला एल्स लगेगा इस जेंडर वाले के साथ। बस इन चीज़ों का इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जो एल्स है वो कहाँ पे किसके साथ एक्टिव होगा,
किसके साथ लगेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है। चाहे वो एल्स हो, चाहे एल्स इफ हो, या कोई भी है, लेकिन अगर आप इफ एल्स लगा रहे हैं तो एक एक करली ब्रैकेट का ध्यान रखना है, कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इनवैलिड इनपुट जेंडर, क्योंकि ये जेंडर वाले पे लग रहा है। कहाँ पे लग रहा है? जेंडर वाले पे। और जो ए वाला है वो कहाँ पे लग रहा था अपना? वो लग रहा था अपना सीधा उस जगह पे जाके, जो अपना मैरिटल स्टेटस था ना, मैरिड और अनमैरिड, तो यहाँ पे जाके इसने अनमैरिड वाला ख़त्म कर लिया होगा। तो यहाँ पे आगे क्या करेंगे अपन, एक और एल्स लगाएंगे, और एल्स में क्या कर देंगे, प्रिंट एफ शो करा देंगे। प्रिंट एफ क्या होगा? इनवैलिड इनपुट मैरिटल स्टेटस। तो इस तरीके से जो है अपना प्रोग्राम बन के कंप्लीट हो जाएगा। रन करते हैं इसको। इनवैलिड इनपुट जेंडर, ये 29 पे एरर आ रही है, 29। ठीक है, रन करते हैं। मैरिटल, एक तो क्या है ना कि मैं गलती ये कर देता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लगानी चाहिए, पता नहीं क्यों बार बार ये वाली गलती होती है। मैरिटल स्टेटस अभी एम डालते हैं, और अपना जो एज है वो डालते हैं अपन, पहले जेंडर डाल देते हैं मेल, एज डालते हैं यू कैन नॉट मैरी बिकॉज यू आर ऑलरेडी मैरिड। तो इसने क्या डिटेक्ट कर लिया, उसने पहले ही डिटेक्ट कर लिया इसी पॉइंट पे, अंदर जाने की उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब जो अपना जो जेंडर है उसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन मैं एक बार फिर से करता हूँ इसमें। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन मैरिटल स्टेटस और जेंडर, और इसके बाद एज डालने का वो मौका ही नहीं दे रहा है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ यू, और यू के बाद अपना क्या करना है, जेंडर। जेंडर कौन सा है? मेल, और इनवैलिड इनपुट जेंडर। अब कुछ गड़बड़ हो रही है यार। %f %c इसको ms जेंडर, कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो भाई साहब? मैरिटल स्टेटस एम यू और 21, यू कैन नॉट मैरी बिकॉज यू, अच्छा हाँ, मैरिटल स्टेटस अगर मैरिड डाल देंगे तब तो वो आगे जाएगा ही नहीं। अब अपन डालते हैं यू एम 21, यू कैन मैरी, तो आउटपुट अपना सही आ रहा है। अब डालते हैं यू एफ और 21, यू कैन मैरी, तो ये वाला आउटपुट भी सही आ रहा है क्योंकि वो अनमैरिड है, फीमेल है और एज उसकी 21। अब एक और डालते हैं यू एफ 12, यू कैन नॉट मैरी, ये भी सही आ रहा है क्योंकि अनमैरिड है, फीमेल है, लेकिन एज उसकी 18 से कम है। अगर 18 से जाना होती तब तो अपन उसको बोल देते यू कैन मैरी, वरना नहीं। ठीक है, अब एक और करते हैं यू एम 12, इनवैलिड इनपुट जेंडर। अभी इनवैलिड इनपुट जेंडर क्यों बता रहा है, बस ये चेक करना है मुझे, क्योंकि एम अपना जेंडर के लिए अपन ने बोला तो है, इससे किस जगह पे अपन से गलती कहाँ पे हो रही है। जेंडर एम, अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। यू एम 21, यू कैन मैरी, बिल्कुल सही, और यू एम 12, यू कैन नॉट मैरी, बिल्कुल सही। अब अपना कोड जो है पूरी तरीके से बिल्कुल सही चल रहा है, जैसा अपन एक्सपेक्टेड कर रहे थे। सबसे पहले अपन ने मैरिटल स्टेटस पूछा, जेंडर पूछा, एज पूछा, उसके हिसाब से अपन ने डिसाइड किया कि इसको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके हिसाब से अपन ने पूरे आउटपुट इसको शो करा दिए। अब एक डाल लेते हैं अपन आखिरी इनवैलिड जेंडर वाला, या फिर इनवैलिड वाला डाल लेते हैं FW12, तो इनवैलिड इनपुट मैरिटल स्टेटस। तो अपना जो आउटपुट है वो अभी तक सही तरीके से आ रहा है और अपना जो कोड है वो भी अपना सही तरीके से चल रहा है। तो ये कौन से नंबर का प्रोग्राम था? ये था अपना 7th नंबर का प्रोग्राम। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे 7th प्रोग्राम। यहाँ पे चलते हैं कंट्रोल A, कंट्रोल C, और यहाँ पे आते हैं कंट्रोल V।
और अब 8th नंबर का प्रोग्राम, इसमें टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का अपन को यूज समझना है कि टर्नरी ऑपरेटर को अपन किस तरीके से यूज कर सकते हैं। बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर का यूज करना बहुत ही आसान है और कुछ अलग होता भी नहीं है, नॉर्मली होता है जैसे इफ एल्स होता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से अपना टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। लेकिन बस जो इसका यूज करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मान के चलिए अपन दो वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, ए और बी, ठीक है। ये प्रोग्राम अपन ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे बनवा के दिखा रहा हूँ क्योंकि अपन को टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके बनाना है। इफ एल्स ही है, टर्नरी ऑपरेटर कुछ अलग नहीं है, जो इफ एल्स करता है वो टर्नरी ऑपरेटर भी करता है, बस इसको करने का तरीका अलग है। इसमें प्रिंट एफ इंटर नंबर ए एंड बी, इसके अंदर क्या करना है अपन को, इस तरीके से देना है। अपन क्या कर रहे थे, पहले इफ लिख रहे थे, उसके बाद अपन वैल्यू पास करते थे। अभी क्या करना है, अपन को पहले कंडीशन चेक करना है क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है, उसके बाद अपन को क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये जो क्वेश्चन मार्क है वो अपन को इफ को इंडिकेट करता है कि अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो आप क्या कर, प्रिंट एफ शो करा दो, उसे क्या शो करा दो, लार्जेस्ट वैल्यू इज ए, ठीक। और अगर ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे आपको पता क्या है कि जो प्रिंट एफ के बाद अपन सेमीकोलन लगाते थे ना, वो सेमीकोलन अभी यहाँ पे लगाने की जरूरत है ही नहीं, अपन को लगाना ही नहीं है। सिर्फ इस प्रकार से कोलन लगा दो। एक कोलन क्या है, कोलन अपन को बताते हैं एल्स, कि अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तब तो ये कर दो, नहीं तो ये कोलन लगा दो। कोलन का मतलब होता है एल्स, नहीं तो ऐसा कर दो। कैसा, प्रिंट एफ लार्जेस्ट वैल्यू इज बी, और यहाँ पे ख़त्म, यहाँ पे सेमीकोलन। अब मैं इसको रन करता हूँ और अरे यार फिर से नेक्स्ट लाइन देना भूल गया। यहाँ पे अरे ये क्या लफड़ा है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑटोमेटिक, लार्जेस्ट वैल्यू ऑटोमेटिक क्यों आ रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। क्या गड़बड़ हो रही है, इसके अंदर अपन चेक करते हैं पहले गड़बड़ क्या हो रही है। 1 2 1 डैश का मतलब समझ में नहीं आ रहा मेरे को। 1 डैश 2, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे इस कंपाइलर, जो यहाँ पे अपन ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हैं, इनके जो कंपाइलर आईडी है, इन्होंने इसमें सेट करके ही नहीं रखा है कि टर्नरी ऑपरेटर का जो यूज है वो किस तरीके से यूज हो सकता है। क्योंकि जनरली जब अपन वीएस कोड के साथ काम करते हैं तो अपन आसानी से इस तरीके का कोड चला सकते हैं। प्रिंट एफ इस तरीके से अपन ने, अच्छा अपन ने गलती की, अपन ने स्कैन एफ नहीं दिया है अपन को, %d और %d, अरे यार कितनी छोटी सी गलती कर दी। अब मैं इसको रन करता हूँ। 1 2 लार्जेस्ट वैल्यू इज बी, 2 3 लार्जेस्ट वैल्यू इज बी। तो अपना प्रोग्राम जो है 2 2 लार्जेस्ट वैल्यू इज बी। तो अपना प्रोग्राम जो है वो सही तरीके से अभी चल रहा है, जैसा अपन को चलाना था बिल्कुल उसी तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा था। अपन ने गलती क्या की थी, अपन ने स्कैन एफ लगाना भूल गए थे। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, होती रहती हैं गलतियाँ। इसको करते हैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यहाँ पे चलते हैं। अपना कौन सा है, 8th नंबर का प्रोग्राम है, 8th प्रोग्राम। 2 प्रोग्राम और रह गए हैं, पेशेंस के साथ बस इन 2 प्रोग्राम को आप और कर लो बस। बाकी के अपन, और बाकी के बहुत ही छोटे छोटे प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े प्रोग्राम है, बहुत ही छोटे प्रोग्राम है। इसमें तो अपन को केवल यही निकालना है कि अपना जो गिवन ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है। और लीप ईयर की तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक कंडीशन है, मतलब कुछ भी इसके अंदर कठिन जैसा है ही नहीं। तो इसको रीलोड कर लेता हूँ। लीप ईयर की कंडीशन क्या है कि अगर जो भी आपके पास ईयर है वो अगर 400 से डिवाइड करने पे, 400 से डिवाइड करने पे अगर उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है
तब वो लीप ईयर मानी जाएगी, वरना नहीं है। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन कहती है कि अगर जो आपकी ईयर है वो अगर 100 से डिवाइड करने पे अगर उसकी वैल्यू 0 आ गई, मतलब उसका जो रिमाइंडर है वो अगर 0 आ गया, तो वो कौन सी कंडीशन में जाएगा, नॉट लीप ईयर, नॉट लीप ईयर। एक और कंडीशन इसकी क्या है, एक और कंडीशन इसकी कहती है कि अगर कोई ऐसी ईयर है, मतलब जो 400 से डिवाइड भी नहीं कर रही, 100 से भी डिवाइड नहीं कर रही, लेकिन अगर वो 4 से डिवाइड करने पे उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है, तो अपन क्या बोलेंगे, वो लीप ईयर है, लीप ईयर है। उसके बाद एक और कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि अगर इनमें से एक भी कंडीशन नहीं है तो हमारी जो ईयर है वो नॉट लीप ईयर है, वो हमारी गिवन ईयर लीप ईयर है ही नहीं। लीप ईयर का बहुत ही सिंपल मतलब होता है कि 4 साल में एक बार आती है। अब क्योंकि 100 को अपन 100 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसीलिए एक जो ईयर 100 से डिवाइड हो जाती है वो वाली ईयर लीप ईयर कंसीडर नहीं की जाएगी। बहुत ही सिंपल था, और बहुत ही सिंपल था इसका कोड है, कोई भी इसके अंदर कंफ्यूजन है ही नहीं। इंट ईयर का डालो, प्रिंट एफ, इसके अंदर लिखो इंटर ईयर, और इसके बाद यहाँ पे स्कैन एफ %d और इसके बाद m% ईयर। बस इसको ले लिया। इसके बाद अपन को चेक करना है बस कि जो ईयर है क्या वो पूरी तरीके से 400 से डिविजिबल है। अगर उसका रिमाइंडर 0 आ गया तो अपन लिख देंगे क्या, प्रिंट एफ गिवन ईयर इज लीप ईयर, गिवन ईयर इज लीप ईयर। और अगर ऐसा नहीं है तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एल्स इफ का यूज करेंगे। एल्स इफ में बोल देंगे जो आपकी ईयर है अगर वो पूरी तरीके से 100 से डिवाइड करने पे अगर उसका आउटपुट 0 आ रहा है तो आपकी जो गिवन ईयर है वो लीप ईयर नहीं है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ये कोड मतलब समझने में बिल्कुल भी आपको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बस आप आराम से बैठ के देख भी लेंगे ना तब भी ये कोड आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसके बाद एल्स इफ एक और कंडीशन लगा देते हैं। इसमें क्या है कि आपकी जो ईयर है अगर उसको 4 से डिवाइड करने पे उसका रिजल्ट अगर 0 आ गया तो गिवन ईयर इज लीप ईयर, यहाँ पे कर देंगे इज नॉट लीप ईयर। और इसके बाद आखिरी कंडीशन है अपनी वो एल्स वाली, इसके अंदर अपन बोलेंगे कि गिवन ईयर इज नॉट लीप ईयर। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बस इसको करते हैं रन। कहाँ पे है, प्रिंट एफ आपने डबल कर दिया कहीं पे, देखते हैं कहाँ पे कर दिया डबल, इस जगह पे अपन ने डबल कर दिया। रन किया जैसे 2020 तो गिवन ईयर इज लीप ईयर। इसके बाद अपन क्या करते हैं 2021 तो गिवन ईयर इज नॉट लीप ईयर। अब मैं जैसे डाल देता हूँ 24 तो ये भी कौन सी होगी, लीप ईयर, गिवन ईयर इज लीप ईयर। अगर मैं 25 डाल देता हूँ तो नॉट लीप ईयर। तो अपना जो प्रोग्राम है बिल्कुल सही तरीके से रन कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोग्राम था, इसके लिए कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी अपने को। इसके बाद 9th प्रोग्राम अपना बनके कंप्लीट हो चुका है। बस आखिरी प्रोग्राम, अगर आप अभी यहाँ तक पहुँच चुके हैं ना तो बस हेड्स ऑफ टू यू और कॉन्ग्रेचुलेसन कि अगर आप एक अच्छे कोडर बनने की राह पे हैं, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो बहुत अच्छे कोडर आप जरूर बनेंगे। बस आखिरी प्रोग्राम है, आपको सी प्रोग्राम लिखना है टू एक्सेप्ट द हाइट ऑफ ए पर्सन इन सेंटीमीटर एंड कैटेगराइज द पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। आपको क्या करना है, ये भी बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। अगर आप इसको बैठे बैठे ही देख लेंगे ना तब भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मतलब इसके अंदर आपको कुछ भी सोचने समझने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एक हाइट लेनी है किसी भी पर्सन की और उस पर्सन को आपको उसकी हाइट के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर देना है। ठीक है, अब कैटेगराइज आप कुछ भी कर सकते हैं कि वो कितना लंबा है, छोटा है, मोटा है, कुछ भी आप जो कैटेगराइज करना चाहते हैं। तो इसको ईयर की जगह अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे हाइट बोल लेते हैं। यहाँ पे हाइट ले ली अपन ने, और ईयर की जगह अपन को क्या करना है कि जो अपनी हाइट है अगर लेस देन है 150 क्योंकि सेंटीमीटर में आ रही है ना, तो अपन उससे क्या बोल देंगे, अपन उससे बोल देंगे यू आर टू शॉर्ट, या फिर शॉर्ट गाय।
ये वाला मैंने सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि आप रिलैक्स हो जाएं। मतलब बाकी अभी बीच में अपन ने 2-3 प्रोग्राम ऐसे किए थे कि जिनमें थोड़ी सी हार्ड था, कोड थोड़ा हार्ड था, लेकिन ये वाला बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर हाइट अगर उसकी ग्रेटर देन है 150, अगर हाइट या तो लेस देन होगी, नहीं ग्रेटर देन का तो वो ऑटोमेटिक उसको समझ में आ जाएगा, इक्वल टू करते हैं ना, कि हाइट अगर उसकी बिल्कुल 150 के बराबर है तो उससे क्या बोल देंगे, हे यू आर जस्ट मैच। और इसके बाद एक और कंडीशन है आखिरी जो है एल्स कंडीशन। एल्स कंडीशन में उससे अपन बोल देंगे क्या, ये यू आर एन टॉल गाय। इतना सिंपल कोड था ये। किसी भी पर्सन की अपन को हाइट लेनी है, बस क्या गड़बड़ होगी, इस को रन करते हैं। अरे ईयर की जगह यहाँ पे हाइट करना पड़ेगा। और सबसे पहले पता नहीं क्यों मैं बार बार नेक्स्ट लाइन लगाना भूल रहा हूँ। आज मैं करता हूँ 21 तो शॉर्ट गाय, और इसके बाद 148 फिर भी शॉर्ट गाय है। 150 करता हूँ, 152 तो गिवन पता नहीं कहाँ से आ गई, यू आर ए टॉल गाय। तो अपना प्रोग्राम तो जो है वो सही तरीके से बन गया और सही तरीके से कंप्लीट हो रहा है। अगर आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और यहाँ तक अगर आप रुक गए हैं तो बस थोड़ा सा इंतज़ार और करिए आप 1 सेकंड का, बाकी का बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। पूरे 10 के 10 प्रोग्राम मैंने इस फाइल के अंदर इंक्लूड कर दिए हैं और मैं इस फाइल को कर रहा हूँ अभी आपके सामने कमिट, और इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। सबसे पहले इस कोड को यहाँ पे लिंक को करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद अपना नोटपैड खोलता हूँ और यहाँ पे एक और लिंक पेस्ट कर देता हूँ, सी प्रोग्राम्स लिंक फॉर यूट्यूब। अब मैं यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रोवाइड कर दूंगा आपके, आप जाके देख सकते हो और सीधा आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, दोनों फाइल को, ना प्रोग्राम की फाइल को भी और प्रोग्राम के जो कोड हैं उनकी फाइल को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।